हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे हम लोग सीटेट के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे थे। आज भी हम लोग ईवीएस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है 7 जनवरी 2022 का, जो लास्ट टर्म जो सीटेट हुआ था उसका प्राइमरी लेवल का पेपर है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड लखनऊ रेलवे स्टेशन इज 504 किलोमीटर। दिस डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए ट्रेन इन 7 आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड इज। देखिए, दिल्ली और लखनऊ के बीच में डिस्टेंस बता रखी है, कितनी है 504 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है कंप्लीट करने में 7 आवर। हमसे स्पीड पूछ रखी है, वो भी मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 504 किलोमीटर को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे मीटर पर सेकंड में पूछ रखा है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 बन जाए 18 और 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो औसत चाल है ट्रेन की लखनऊ दिल्ली से लखनऊ तक, वो है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A child at X want to play with her friend who is located at Y. For this, she first go 40 meter due south to reach at O. After this, she goes toward due east, reaches at Y after covering a distance of 30 meter. The distance of X from Y and the direction of X with respect to Y are respectively. कह रहा है कि एक बच्चा है X जगह पे है और वो अपने दोस्त वाई के साथ खेलना चाहता है। तो उसको वाई तक पहुंचना है। तो वो उसके घर तक पहुंचने के लिए क्या करता है, पहले साउथ में जाता है ओ पॉइंट पर, जो 40 मीटर साउथ में है। फिर ओ से ईस्ट की तरफ जाता है, जो कितनी दूरी है 30 मीटर। यहाँ पे वाई पे पहुंचता है 40 एंड 30 मीटर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रखा है हमसे, आफ्टर दिस C goes toward due east and reaches Y after covering a distance of 30 meter. The distance of X from Y. तो X की अगर डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये देखिए, ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे हम एक पाइथागोरस लगा देंगे। ABC 30 मीटर एंड 40 मीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, अब y की x की डायरेक्शन पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये देखिए नॉर्थ और ये वेस्ट में है, तो 50 मीटर नॉर्थ वेस्ट हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो x की स्थिति पूछी थी y के सापेक्ष में, तो ये कुछ इस तरीके से था 30 मीटर 40 मीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के हम 50 मीटर डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे y है और यहाँ पे x, तो इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी 50 मीटर उत्तर पश्चिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, इसमें से हमने सही कथन चुनना है। स्लॉथ लिव फॉर 40 ईयर एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड 50 ट्रीज। स्लॉथ 40 साल जिंदा रहता है और वो अपनी ज़िंदगी में 50 ट्री तक घूम पाता है। तो 40 साल तक तो जिंदा रहता है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो 50 ट्री तक नहीं घूम पाता है। वो बहुत कम ट्री पे घूम पाता है अपनी पूरी जीवन में। नेक्स्ट है स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 10 ईयर एंड 10 ईयर तो वो जिंदा ही नहीं रहता है, 40 ईयर जिंदा रहता है। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर एंड इन दैट टाइम दे कैन मूव अराउंड
8 ट्री। स्लॉथ 40 साल जिंदा रहते हो, अपनी 40 साल की जिंदगी में मात्र वो 8 पेड़ तक पे ही घूम पाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। फोर्थ है स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 8 ईयर, इतनी शॉर्ट लाइफ नहीं होती इसकी। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट स्लॉथ के लिए सही है कि स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं, अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने में तकलीफ उठाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन लीड टू द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी। जो फॉरेस्ट है उसकी एक्सेस कटिंग की जाएगी, जो जंगलों का ज़्यादा अगर कटाव किया जाएगा तो उससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। नियर बाय एरिया विल बी कूलर, आसपास की एरिया और ठंडा हो जाएगा, बल्कि पेड़ काटने से तो और क्या हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। और बी है प्री लोकेशन ऑफ रेन वाटर विल बी रिड्यूस्ड, प्री कोलेशन ऑफ रेन वाटर विल बी रिड्यूस्ड, पानी का बरसना जो है कम हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। रन ऑफ रेन वाटर विल कैरी अवे सॉइल, जो बहता हुआ पानी है वो ऊपर की जो टॉप सॉइल है उसको बहा ले जाएगा, ये भी होगा क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो उनकी जड़ें भी नहीं होंगी। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर विल इंक्रीज, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और ए बी, एरिया आसपास का एरिया ठंडा नहीं होगा, बी और सी सही होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, जंगलों के ज़्यादा काटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित होंगी। तो वर्षा जल का रिसाव कम होगा और बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, इसलिए बी और सी ऑप्शन हमारा सही था। यहाँ फोर्थ में डी दे रखा है लेकिन यहाँ पे सी होगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन द मैप ऑफ गोलकुंडा फोर्ट प्रिंटेड इन द क्लास 5th टेक्स्ट बुक, गोलकुंडा फोर्ट के बारे में दिया गया है क्लास 5th की टेक्स्ट बुक में। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर। मैप पे डिस्टेंस जो है शॉर्ट करके बताई जाती है। 1 सेंटीमीटर अगर हम नापेंगे स्केल से तो वो एक्चुअल में कितना रिप्रेजेंट करेगा, 110 मीटर ऑन द ग्राउंड। ऑन दिस मैप द डिस्टेंस बिटवीन पट्टनचेरू दरवाजा फ्रॉम द फतेह दरवाजा इज 15.4 सेंटीमीटर। देखिए पी पट्टनचेरू दरवाजा और फतेह दरवाजा के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 15.4 सेंटीमीटर मैप पे। तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड क्या होगी, 15.4 को 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.694 किलोमीटर। ओके, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉट इट। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है इसमें, इस बार सीटेट में, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 3 नेबरिंग स्टेट सराउंडिंग मिजोरम आर, मिजोरम के पड़ोसी निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन से हैं या पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो मिजोरम देखिए ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर में से एक है। तो असम, मिजोरम के बगल में असम, बिहार और छत्तीसगढ़ नहीं आएंगे, बिहार छत्तीसगढ़ ये भी नहीं होगा। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, वेस्ट बंगाल भी नहीं होगा क्योंकि ये तो बांग्लादेश के वेस्ट में है। त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही है कि मिजोरम के निकटवर्ती जो पड़ोसी राज्य हैं वो त्रिपुरा है, असम है एंड मणिपुर है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया द विलेज काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट ऑन द हिल होल्ड a special meeting and through a lottery decide which family will get how much land that year for farming। कह रहे कौन से केंद्र शासित राज्य या राज्य में गांव की जो पंचायत है वो डिसाइड करती है कि किस परिवार को कितनी ज़मीन दी जाएगी खेती के लिए, वो भी लॉटरी सिस्टम से। तो ऐसा कहाँ पे किया जाता है, लद्दाख में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर झारखंड में।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है मिजोरम राज्य में। ओके, और इसको 1 टिन एरिया भी कहा जाता है, जिसमें एक एरिया में 1 टिन बीज उपजा सकें, मतलब 1 टिन बीज बो सकें, उसको 1 टिन एरिया भी कहा जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया मिजोरम राज्य में अपनाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की पहाड़ियों में है और ये सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी 8850 मीटर ऊंचाई है। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले इसकी हाइट पूछा था, अब पूछा है इसकी लोकेशन। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का पार्ट है। ओके, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है। और इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो काराकोरम रेंज में K2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई अ रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग। रिवर्सिबल चेंज, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जो उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब उस तरह का चेंज जिसको पलटा जा सकता है फिर से। प्रिपेयरिंग अ कोटिंग एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए पीओपी एक बार जम जाए तो फिर वो उसको रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है, रिवर्सिबल चेंज है, इसके रिजल्ट को पलटा नहीं जा सकता। प्रिपेयरिंग मॉल्टन वैक्स, मॉल्टन वैक्स को प्रिपेयर करना, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड फिर कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग पनीर फ्रॉम मिल्क, एक बार दूध से पनीर बन गया तो फिर पनीर से मिल्क नहीं बन सकता, तो ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। प्रिपेयरिंग बायोगैस फ्रॉम काउडंग, काउडंग से बायोगैस बनाना या फिर बायोगैस से फिर काउडंग नहीं बना सकते। तो यहाँ पे रिवर्सिबल चेंज पूछा था हमसे, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट वैक्स का जो है स्टेट चेंज हो रही है। ओके, प्रिपेयरिंग मॉल्टिंग में पहले सॉलिड फॉर्म में होगी, फिर हम उसको हीट करके लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं, और फिर उसको फ्रीज करके फिर हम उसको कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज है। ओके, गॉट इट। और बाकी ये तीनों जो हैं, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, ऑलमोस्ट केमिकल चेंज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूट फाउंड इन डिफरेंट ट्री एंड प्लांट, कह रहे कुछ विभिन्न पेड़ों में जड़ों के बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, उनको हमें चूज करना है। लुक लाइक हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ द ट्री बट आर एक्चुअली इट्स रूट, पेड़ों से लटकते हुए जो तने हमें दिखते हैं लेकिन वो असल मायने में जड़ होते हैं, जैसे बरगद के पेड़ों में। ओके, बात तो सही है। द लेंथ ऑफ द रूट इज अबाउट 30 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री, जो जड़ों की जो लंबाई होती है वो लगभग 30 गुना ज़्यादा होती है ट्री की ऊंचाई से। तो ये स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड सी है, रूट प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री लाइक पिलर, जो रूट्स हैं वो पेड़ को एक पिलर लाइक सपोर्ट देती हैं, ये भी बात सही है बड़े पेड़ों में जैसे बरगद के पेड़ों में। रूट स्टोरिंग फूड मटेरियल, रूट जो है फूड मटेरियल को भी स्टोर करते हैं। हाँ, कुछ रूट्स तो होते हैं जो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। हैंगिंग ब्रांचेस ग्रो एंड रीच डीप अंडर द ग्राउंड, हैंगिंग ब्रांचेस, हैंगिंग रूट्स होते हैं, तो यहाँ पे ब्रांचेस दिया हुआ है, तो हैंगिंग ब्रांचेस ग्रो एंड रीच डीप अंडर द ग्राउंड, वो फिर रूट जो है ब्रांच में बदल जाती हैं और फिर अंडर ग्राउंड हो जाती हैं पानी की तलाश में। तो देखिए यहाँ पे रूट स्टोरिंग फूड मटेरियल है, कुछ रूट्स को हम खाते भी हैं जैसे ये, लेकिन रेडिस है, कैरेट है, ये सब रूट है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट सही हो सकता है। द लेंथ ऑफ द रूट इज अबाउट 30 टाइम्स, इतना ज़्यादा तो लंबाई नहीं होती है जड़ों की, ये डेजर्ट के प्लांट में हो सकती है ये सब। थर्ड है, हैंगिंग ब्रांचेस ग्रो एंड रीच डीप अंडर द ग्राउंड, इसको भी सही माना गया है। यहाँ पे जो सीटेट ने आंसर माना है वो फर्स्ट ऑप्शन माना है, ए, सी एंड ई, दैट इज डी को भी नहीं माना है उन्होंने रूट के कैरेक्टर को। ए, सी लुक लाइक हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ द ट्री बट आर एक्चुअली इट्स रूट, लेंथ ऑफ द रूट इज
सॉरी, सी है रूट प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री लाइक पिलर, एंड ई हैंगिंग ब्रांचेस ग्रो एंड रीच डीप अंडर द ग्राउंड। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही माना है। तो ये पहला ऑप्शन ए तो सही है कि वृक्षों से लटकती शाखा जैसे दिखाई देने वाले वास्तव में उसकी शाखाएं नहीं, जड़ें होती हैं। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देता है और लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चले जाना है। देखिए यहाँ हिंदी में जड़ें लिखा है और वहाँ ब्रांचेस लिखा था इंग्लिश पैटर्न में, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। डी है जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना है। ये ऑप्शन भी सही है लेकिन सीटेट ने इसको माना नहीं है ऑप्शन में, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन माना है, ए, सी एंड ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट एक स्टेटमेंट दे रहा है, आई हैव कम फ्रॉम अ प्लेस विच इज हिली एरिया, एट अवर प्लेस इट रेन हैवली एंड स्नो एज वेल, व्हेन इट इज कोल्ड वी लाइक टू सिट इन अ सन, आवर हाउसेस आर मेड अप ऑफ स्टोन और वोल्ड। एक लड़का अपने आवास के बारे में बता रहा है कि मैं उस एरिया से आता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है कभी कभी, और जब ठंडी होती है तो हम धूप में बैठ के सेकते हैं, धूप सेकते हैं। आवर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन, हमारे घर जो है पत्थर और लकड़ियों से बने रहते हैं। तो इस तरह के घर कहाँ बने रहते हैं? देखिए अगर सिर्फ बारिश के बारे में रहता और बेम्बू से घर बनते तो वो असम होता। चेन्नई तमिलनाडु में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, मनाली हिमाचल प्रदेश में कह सकते, और राजस्थान में तो इतनी ज़्यादा स्नो और रेनफॉल का भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, मनाली हिमाचल प्रदेश। ये लड़का कहाँ से बिलोंग करता है? हिमाचल प्रदेश से, जहाँ बारिश और स्नोफॉल दोनों होते हैं। यहाँ पे घर जो है स्टोन और वुड के बनाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर फ्रेंड रिमेन इल बिकॉज ऑफ वीक टीथ एंड बोन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर हर टू रिकवर। कह रहे कि आपका मित्र जो है हमेशा बीमार रहता है, उसके दांत और हड्डियां कमज़ोर हैं, तो इनमें से कौन सा खाना बेहतर रहेगा जिससे वो जल्दी ठीक हो सके? तो इसमें से हमें खाना रिकमेंड करना है, भोजन पदार्थ। तो देखिए टीथ और बोन उसके वीक हैं, तो उसके लिए मतलब कैल्शियम की कमी है। ओके, तो यहाँ पे हमें कैल्शियम किस चीज़ से मिल सकता है? राइस से, कार्बोहाइड्रेट, लेमन, आंवला से तो हमें जो है क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। जैगरी से आयरन मिलेगा। घी, दाल, रोटी, राइस, कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन। यहाँ हमें कैल्शियम की जगह, तो कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से, वेजिटेबल, स्पाइनच एंड फ्रूट। बीमार भी रहता है तो विटामिन की भी कमी है, तो यहाँ पे इस तरह का खाना कि दूध पिए, सब्जियाँ खाए, बंद गोभी और फल खाएं, जिससे विटामिन और कैल्शियम सब मिले, ताकि वो उसकी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाए और वह जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो दूध, सब्जियां, पालक और फल, थर्ड ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी हाइव्स। बी हाइव, मधुमक्खियों के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से हमें चुनना है। एवरी बी हाइव हैज मैनी क्वीन बी विच ले एग। हर मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी रानियां होती हैं जो अंडे देती हैं। बहुत सारी रानियां नहीं होती हैं, एक रानी होती है। दे आर ओनली फ्यू मेल इन अ हाइव। यहाँ पे कुछ ही फ्यू मेल्स होते हैं, बहुत ही कम मेल्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। सी ए मोस्ट ऑफ द बी इन हाइव आर वर्कर बी हु कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर फॉर हनी। ज़्यादातर मक्खियाँ जो हैं वर्कर बीस होती हैं जो फूलों से रस को, शहद को इकट्ठा करती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। विदाउट वर्कर बी देयर वुड बी नेदर हाइव और एनी नेक्टर कलेक्शन। विदाउट वर्कर बी के, कर्मचारी जो मधुमक्खियाँ हैं उनके बिना ना छत्ता बन पाएगा और ना ही शहद का कलेक्शन हो पाएगा, ये भी बात सही है। द मेल बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव एज दे हेल्प इन फाइंडिंग द फ्लावर विथ नेक्टर। मेल बी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फूलों की तलाश करने में मदद करते हैं। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट कौन कौन से हैं।
तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट इसको नहीं माना है सीटेट ने, इसको बी को माना है। दे आर ओनली फ्यू मेल इन द हाइव, मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ कुछ ही मेल होते हैं। बी, सी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन को सीटेट ने प्रेफर किया है। ओके, मधुमक्खियों के बारे में हिंदी में वो पढ़ लीजिए। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। बी, छत्ते के में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए, फूलों के लिए रस एकत्र करती हैं। और डी, यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। तो ये तीनों ऑप्शन सीटेट ने प्रेफर किया है, बी, सी एंड डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक विच इज फाउंड इन ऑल द एनिमल गिवन बिलो। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है जो सब में पाया जाता है। टर्टल, पाइथन, ईगल, लिजर्ड एंड हनी बी। बॉडी कवर्ड विथ स्केल, बॉडी जो है स्केल से कवर्ड रहती है, तो टर्टल में ठीक है, पाइथन में भी ठीक है, लेकिन ईगल में स्केल से नहीं ढकी रहती है, फर से ढकी रहती है। लिजर्ड में भी ठीक है, स्केल्स होते हैं। हनी बी में ऐसा नहीं होता है। कैन लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, तो टर्टल, पाइथन, ईगल नहीं रह सकता वाटर में, तो ये भी नहीं है। ले एग, ये सारे क्या देते हैं, अंडे देते हैं, तो ये टर्टल, पाइथन, ईगल, लिजर्ड एंड हनी बी सभी क्यों क्या है, अंडे देते हैं। आर पॉइजनस, इसमें सभी पॉइजनस नहीं होते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ पे तो सिर्फ बी, सी ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सी ओनली। ओके, सभी जानवरों में एक विशेषता ये है कि वह सभी अंडे देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से ईवीएस की पेडागोजी स्टार्ट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको चुनना है। दे सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडर नीड टू मेक टनल। ये सॉइल को सॉफ्ट करते रहते हैं क्योंकि लगातार जो है अंदर एक टनल की तरह बनाते रहते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते रहते हैं। ये भी बात सही है। दे ईट द डेड लीव एंड प्लांट एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल। ये डेड लीव और प्लांट को खाते हैं और इनके जो एक्सक्रीटा होता है वो सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं। ये भी बात सही है। दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट, ये वेस्ट को कंपोस्ट में टर्न कर देते हैं। ये भी बात सही है। दे प्रोड्यूस कंपोस्ट विच इज कॉस्टलियर देन द फर्टिलाइजर मेड इन फैक्ट्री। ये इनके द्वारा जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है वो ज़्यादा महंगा बिकता है उन फर्टिलाइजरों से जो फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। स्प्रेइंग केमिकल पेस्टिसाइड डज नॉट अफेक्ट द अर्थवॉर्म। मिट्टी में जो हम पेस्टिसाइड डालते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स, वो अर्थवॉर्म को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं है, वो उनको अफेक्ट करते हैं, उनसे मर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ए, बी और सी स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है थर्ड, ए, बी एंड सी विल बी द राइट स्टेटमेंट। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। ये ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इनके मल में मृदा उपजाऊ बनती है और ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ए, बी एंड सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज ड्यू टू। जो चाइल्ड सेंटर्ड नेचर है ईवीएस का प्राइमरी लेवल पे, वो किस लिए है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताकि गतिविधि द्वारा सिखाया जा सके। सही है। रोट लर्निंग तो हमें तो डिस्करेज करना है। टेक्स्ट बुक लर्निंग करानी है कुछ हद तक से। फर्स्ट और सेकंड में तो टेक्स्ट बुक होती ही नहीं ईवीएस की, उसमें लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के माध्यम से सिखाया जाता है। थर्ड से ईवीएस की बुक स्टार्ट होती है। डी है इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कूल, होम एंड द कम्युनिटी फॉर द लर्निंग। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सोसाइटी से सीखें। ईवीएस लर्निंग में इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कूल, होम एंड कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे ए और डी, तो हमारा ऑप्शन सही है।
तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा ए और डी ही ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? गतिविधि आधारित शिक्षा और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। रटना सिखाना और सिर्फ हमें बुकिश लैंग्वेज या बुक के इर्द गिर्द हमें नहीं घूमना है। तो केवल ए और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है पढ़ाने का? टू एनकरेज चिल्ड्रेन टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, कि बच्चों को एनकरेज करना कि वो अपने स्वयं के सीखने पे रिफ्लेक्ट कर सकें, मतलब केंद्रित कर सकें। टू मेक चिल्ड्रन एबल टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बच्चे को अवेयर करना, एबल बना देना कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके। या फिर टू इंगेज चिल्ड्रन टू क्रिएट न्यू नॉलेज, बच्चों को इंगेज रखना कि वो नया ज्ञान बना सकें। टू ट्रीट चिल्ड्रन एज रिसीवर ऑफ ए फिक्स्ड बॉडी ऑफ ए नॉलेज, बच्चों को एक रिसीवर की तरह ट्रीट करना कि वो नॉलेज को रिसीव कर सके। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है सी एंड डी, कि बच्चों को हमें एक मीनिंगफुल एक्टिविटी में इंगेज रखना है और चिल्ड्रन को एक रिसीवर की तरफ फिक्स्ड बॉडी की तरह रखना है। ओके, प्राथमिक स्तर की बात की है ताकि हम सिर्फ बता सकें और बच्चे समझ सकें उससे। तो बच्चे को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना और बच्चों को ज्ञान में एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल सी एंड डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is true in relation to environmental studies at primary level? कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है प्राथमिक स्तर पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को लेके। फर्स्ट है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इंटीग्रेट द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो समाहित रहते हैं, जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो किसके रहते हैं? साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस। तो बात तो एकदम सही है। यूजेज ओनली सिंगल टीचिंग लर्निंग मेथड फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी, सिर्फ एक तरह का सिंगल टीचिंग लर्निंग, तो हमें मल्टी टीचिंग लर्निंग मेथड यूज करना है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ईवीएस टेक्स्ट बुक आर द ओनली रिसोर्स, ईवीएस टेक्स्ट बुक सिर्फ रिसोर्स होते हैं? नहीं, इट इज़ टीचिंग बेस्ड, ये सिर्फ टीचिंग बेस्ड है। ये ईवीएस तो एक्टिविटी बेस्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैलेंजेस फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। ईवीएस लर्निंग में प्राथमिक स्तर पर क्या चुनौती हैं? रोट लर्निंग, मेमोरी बेस्ड लेवल ऑफ लर्निंग, या थर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, या फोर्थ टू गिव अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्फ। तो यहाँ पे जो चैलेंजिंग है सबसे ईवीएस में प्राइमरी लेवल पे, वो है टू गिव अपॉर्चुनिटी, बच्चों को मौका देना ताकि वो नए नॉलेज का कंस्ट्रक्ट कर सकें। ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, हमें उनको अवसर प्रदान करना। बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना ही प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What should be the maximum in the EVS classroom for children? मैक्सिमम ईवीएस क्लासरूम में बच्चों के लिए क्या अधिक से अधिक किया जा सकता है? प्रोविजन ऑफ डिबेट्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्टोरीज, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। तो इसमें से हमें करेक्ट चुनना है। तो देखिए हम इसमें से क्या कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ डिबेट,
डिबेट्स करा सकते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव, अपने अनुभव को शेयर करने के लिए कह सकते हैं, स्टोरीज़ के माध्यम से सुना सकते हैं, फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सीटेट ने जो आंसर माना है वो थर्ड ऑप्शन को माना है, ए, बी एंड सी। ओके, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद का प्रावधान, अनुभवात्मक सीखना और कहानियाँ। तथ्य और सूचनाएं सिर्फ दी जा सकती हैं या फिर उनको रटने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर की बात की गई है, तो ये इसलिए ए, बी और सी को चुना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पर जो सब थीम है वो कौन सी है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये तो जो है थीम है। शेल्टर, प्लांट्स एंड ट्रैवल, ट्रैवल भी एक थीम है इसमें से, और शेल्टर भी क्या है? थीम है। तो सब थीम क्या है? प्लांट्स। ओके, सब थीम क्या हो जाएगा? प्लांट्स है। बाकी तीनों परिवार और दोस्त, आश्रय और ये यात्रा, ये सब जो है 6 थीमों में से 3 थीम है, और पौधे सब थीम है परिवार और दोस्त में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस कैन बी गिवन, एक अर्थपूर्ण जो शिक्षण है वो ईवीएस में कैसे दिया जा सकता है? बाय ऑर्गेनाइजिंग ईवीएस कंटेंट थीमेटिकली, बी बाय रियल डायलॉग एंड नरेटिव्स, सी बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड बाय ओरल असेसमेंट ऑफ आंसर गिवन बाय स्टूडेंट। तो एक मीनिंगफुल एक्टिविटी कैसे दी जा सकती है? तो बाय ऑर्गेनाइजिंग ईवीएस कंटेंट थीमेटिकली, थीम बेस्ड, थीम के आधार पर पढ़ाया जाए। बाय रियल डायलॉग एंड नरेटिव, रियल डायलॉग कथन डिबेट्स के द्वारा। बाय एक्सपेरिमेंटेशन, एक एक्टिविटी के माध्यम से। बाय ओरल असेसमेंट ऑफ आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट, आंसर के स्टूडेंट के द्वारा आंसर दिए का ओरल असेसमेंट, आकलन करना। तो ए, बी, सी यहाँ पे ज़्यादा सही है, हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, हिंदी का है कि ईवीएस की सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके पढ़ाया जा सकता है, सार्थक सीख दी जा सकती है, वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, प्रयोग के द्वारा। ओके, तो ये 3 ज़्यादा बेहतर है। ए, बी एंड सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन रिलेशन टू ईवीएस कंटेक्चुअलाइजिंग मीन्स, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या है? लर्निंग ईवीएस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ईवीएस को लर्न करना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से जटिल की ओर। लर्निंग ऑफ ईवीएस फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञान से अज्ञात की ओर। एंड थर्ड, लर्निंग ऑफ ईवीएस थ्रू एग्जाम्पल्स, ईवीएस सीखना एग्जाम्पल्स के, उदाहरण के द्वारा। फोर्थ, लर्निंग ईवीएस कंटेंट बाय रिलेटिंग इट टू रियल लाइफ सिचुएशन एंड इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। तो देखिए, ईवीएस को मतलब संबंध स्थापित करके सीखा जाए, तो यहाँ पे कैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर सीखा जाए, और इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, जहाँ से भी वो बच्चे आते हैं उस इन्वायरमेंट से जोड़ के पढ़ाया जाए। तो ये मीनिंगफुल एक्टिविटी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इशू ऑफ थीम फूड कैन बी मीनिंगफुल एंड ऑथेंटिक फॉर द स्टूडेंट इफ, जो इशू है ईवीएस में थीम है फूड, वो मीनिंगफुल और ऑथेंटिक हो सकता है स्टूडेंट के लिए कब? इफ़ ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन आर कंडक्टेड अराउंड द इशू, इस पे फूड के थीम पे ग्रुप वर्क और डिस्कशन कराया जाए। या सेकंड, क्विजेस एंड आर कंडक्टेड, क्विज कंडक्ट करी जाए। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेशन आर गिवन बाय टीचर, टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए, मतलब खाना भोजन पका के दिखाया जाए। या टेक्स्ट बुक आर रिसोर्स
टेक्स्ट बुक्स को रिसोर्स की तरह इन्वॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे क्या है, मीनिंगफुल एक्टिविटी कराने के लिए ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन आर कंडक्टेड अराउंड द इशू। थीम के आसपास ग्रुप वर्क कराना और डिस्कशन के थ्रू मीनिंगफुल लर्निंग कराई जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कैन बी अ वेरी गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग। ईवीएस लर्निंग में कौन सा एक सही सोर्स हो सकता है, संसाधन हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, बात सही है। स्कूल लाइब्रेरी, ट्विटर या फेसबुक। तो एक अच्छा गुड रिसोर्स हो सकता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप। बच्चे सेल्फ एक्सपीरियंस करके यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन है? यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अपने सेंसेस का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इशू रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी लर्न इफेक्टिवली इफ। जो वाटर से रिलेटेड चैप्टर है वो बच्चे एक इफेक्टिव तरीके से सीख सकते हैं। कैसे? रोल प्ले आर कंडक्टेड, रोल प्ले कंडक्ट करवाया जाए। रियल डायलॉग अमंग चिल्ड्रन आर एनकरेज, जो डायलॉग डिबेट्स हैं वो बच्चों के अंतर्गत एनकरेज किया जाए। तो बात सही है। स्ट्रक्चर फील्ड ट्रिप आर ऑर्गेनाइज्ड, फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज की जाए, ये भी बेहतर सही है। जहाँ पानी कैसे बचाते हैं, कैसे यूज करते हैं, वाटर रिसाइकल सिस्टम या फिल्टर सिस्टम, पुरानी बावलियों को दिखाया जाए, तो ये भी सही है। चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू राइट एन एस्से, बच्चों को कहना कि एस्से लिखे इस पे, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे वैसे तो बी और सी ज़्यादा सही हैं। रोल प्ले आर कंडक्टेड, रोल प्ले भी हम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो रोल प्ले भी कंडक्ट करवा के बताया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा ए, बी एंड सी। सीटेट ने तीनों को ए, बी और सी ऑप्शन को सही माना है। तो जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावित ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किया जाए, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाए और संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेन रियल इंसिडेंट फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस बिकॉज। जो पर्यावरण की बुक होती है, ईवीएस की टेक्स्ट बुक होती है, वो रियल इंसिडेंट्स उसमें बताए जाते हैं। तो उसका क्या उद्देश्य होता है? दे आर रिच सोर्स ऑफ लर्निंग, ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं सीखने के लिए। दे प्रोड्यूस कंटेक्चुअल इन्वायरमेंटल फॉर द चिल्ड्रन, ये एक प्रासंगिक संबंध स्थापित करते हैं, मतलब उनके जीवन से जोड़ के बताते हैं, ये भी सही है। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रीविजिट फैमिलियर अर्लियर इवेंट, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि उस इवेंट से फैमिलियर हो सके। टीचर कैन कंडक्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अराउंड द थीम ऑफ ईवीएस ईजिली, ये टीचरों के लिए होता है ताकि वो थीम के अराउंड लर्निंग को अच्छी तरह कंडक्ट कर सके। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है, तो यहाँ हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करनी है, टीचर सेंटर्ड की नहीं। तो यहाँ पे डी को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये रिच सोर्स होते हैं, ये कंटेक्चुअल एनवायरमेंटल प्रोवाइड कराते हैं और ये अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को सीखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बी एंड सी। ओके, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि
ये समृद्ध स्रोत होते हैं, ये बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं और यह पहले से परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी एंड सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोकस ऑफ असेसमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग इज। जो आकलन का बिंदु है, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हमारे ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन और औपचारिक स्थितियों का संबंधित आकलन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? जो सीखने में सुधार पर आकलन का जो बिंदु होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, सीखने के लिए आकलन होना चाहिए। सीखने के लिए आकलन में आकलन का बिंदु होना चाहिए। सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन और औपचारिक स्थितियों में संबंधित आकलन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीयर असेसमेंट इन ईवीएस इज। पीयर असेसमेंट, जो बच्चे आपस में आकलन करते हैं एक दूसरे का, वो ईवीएस में असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट अबाउट लर्निंग, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे क्या है? ए, बी, सी, डी। हमें इन में सब में हो सकता है। तो यहाँ पे जो है पीयर असेसमेंट इन ईवीएस इज असेसमेंट एज लर्निंग। ए ऑप्शन सही है। सीखने के रूप में आकलन, ईवीएस में सहपाठी आकलन है, सीखने के रूप में आकलन। तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। एन ईवीएस टीचर यूज एन असेसमेंट टूल दैट कलेक्ट नॉट जस्ट द बेस्ट बट ऑल काइंड ऑफ चाइल्ड वर्क ऑन एक्टिविटी डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टीचर इज यूजिंग। एक ईवीएस टीचर क्या करती है? एक टूल यूज करती है बच्चों के आकलन के लिए। वो सिर्फ बेस्ट कलेक्ट नहीं करती है बच्चे का, वो सभी एक्टिविटी के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। तो वो किस तरह का कार्य कर रही है? रूब्रिक्स बना रही है, पोर्टफोलियो बना रही है, एंसीडोटल रिकॉर्ड्स बना रही है या फिर ऑब्जर्वेशन सीट। तो वो काम कर रही है पोर्टफोलियो में। बच्चों की एक लंबे समय तक हर प्रत्येक गतिविधि का आकलन कर रही है, उसमें सारी चीज़ें नोटिस कर रही है। तो वो पोर्टफोलियो पे काम कर रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा पोर्टफोलियो। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो ये था आज का सेशन। फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा? कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग उसे कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम लोग मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट सेशन में एक नए सेक्शन के साथ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय।